हेलो दोस्तों, मैं अमलेश गुप्ता इस ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों व सक्रिय सदस्यों को शुभ संध्या सहित आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे इस कोरोना काल में माता रानी की कृपा से सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि मैंने सुबह में ही नोटिफिकेशन डाला था कि आज मैं रात को 8 बजे लाइव आऊँगा, और लाइव आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो विशेष करके ज़्यादातर ग्रुपों में आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के अभ्यर्थियों द्वारा तरह तरह के कैंप और काउंसलिंग को लेकर के मांग की जा रही है, जो बिल्कुल मुझे जहाँ तक लगा कि ये गलत मांग हो रहा है। तो ये जो मांग जो किया जा रहा है कैंप काउंसलिंग को लेकर के, मांगने का उनका तरीका गलत है। क्योंकि जिस तरह से ये लोग कैंप और काउंसलिंग का मांग कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं लगा है। इस पे चर्चा करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइव आकर के आप लोगों के बीच बात करूं, जिससे सही क्या मांग होगा, जिससे पता चल सके कि हम किस तरह से लोगों से मांग करें कि हमारा मांग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, इस विषय पे बात करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कैंप काउंसलिंग का किस तरह से मांग किया जाए। तो कैंप और काउंसलिंग के मुद्दे को लेकर चूँकि पिछले कुछ दिनों से, यानी आप ये समझे कि जब से बहाली की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हुई है तब से सभी अभ्यर्थियों के बीच एक हलचल सा पैदा हो गया है, या फिर तरह तरह के गहमा गहमी चल रहा है कि कैंप और काउंसलिंग का मोड किस प्रकार आयोजित किया जाए कि हम अपनी नौकरी को क्या कर सकें, सुरक्षित कर सकें या सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझे कि जितने भी अभ्यर्थी प्रमंडल वाइज कैंप या काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमंडल वाइज कैंप काउंसलिंग की मांग करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि क्या यह मांग सही है या नहीं। या तो मैं ये कहूँगा कि जो अभ्यर्थी प्रमंडल वाइज कैंप काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, या तो उनको उचित ज्ञान नहीं है या फिर इसके नुकसान के बारे में उनको पता नहीं है। आपको बता दूं कि प्रमंडल वाइज कैंप काउंसलिंग का आयोजन होने से यकीन मानिए जितने भी सीट है उसका 50% भी नहीं भर पाएगा। मैं बताऊंगा कैसे ये 50% सीट भी नहीं भर पाएगा। और ना ही आप ये समझिए कि कम मेधांक वाले, जिनका मेधा 75% से कम है, उनका इसमें नौकरी सुनिश्चित हो पाएगा। ये मैं प्रमंडल वाइज यानी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर प्रमंडल वाइज काउंसलिंग अगर कराई जाती है, जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा मांग किया जा रहा है, वो भी एक दिवसीय प्रमंडल वाइज काउंसलिंग कराया जाए, ज़्यादातर अभ्यर्थियों को मांग किया जाए, ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसा मांग कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे गलत है, आप समझिए। जैसा कि मान लीजिए कि जैसा मैंने बताया कि आपको जिनका अगर मेधांक 75 से कम है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें वैसे अभ्यर्थी का इसमें तो मुझे लग रहा है नामुमकिन ही है कि उनका नौकरी हो पाएगा। क्योंकि पहले आप इस प्रमंडल वाइज कैंप का आयोजन जो होगा उससे क्या क्या नुकसान है इसके बारे में आप समझिए। आप लोगों में से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से ज़्यादा प्रमंडल में फॉर्म डाले हैं? पहले आप मुझे ये बताएं, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक से ज़्यादा प्रमंडल में फॉर्म डाले हैं? चूँकि एक प्रमंडल में ही लगभग 6 या 7 या फिर 10 जिला होता है। तो आप ये समझिए कि आप तो अपने ही प्रमंडल में ज़्यादा फॉर्म डाले हैं, यानी आपके प्रमंडल में जितने ज़िले होंगे उतना ही ज़िले को कवर करने में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उतना ज़िलों को कवर नहीं कर पाए होंगे। तो दूसरे प्रमंडल में जाने का तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब उसमें नहीं गए होंगे, दूसरे प्रमंडल में फॉर्म नहीं डाले होंगे, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे 20% अभ्यर्थी ही हैं जो एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में फॉर्म डाले होंगे। तो आप ये समझिए कि बाकी आप ये भी तो देखिए कि 80% ऐसे अभ्यर्थी है जो दूसरे प्रमंडल में फॉर्म नहीं डाले हैं। अब मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि मैं अभी तिरहुत प्रमंडल से मतलब आता हूँ तिरहुत प्रमंडल में। तो तिरहुत प्रमंडल में जितने भी ज़िले हैं, आप मान लीजिए 7-8 जितने भी ज़िले हैं, तो कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पूरे ज़िलों को कवर किया होगा? आप ऐसे समझिए 7-8 ज़िले में फॉर्म डालने में आपको तो 400-500 फॉर्म सिर्फ अपने ही प्रमंडल में हो गया, और उतना पर्याप्त समय भी नहीं। 1 महीना के समय में आप कितने अपने प्रमंडल को ही भरने में 1 महीना समय आपको लग गया होगा। तो दूसरे प्रमंडल में जाने का बहुत कम ही ऐसा संभावना है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रमंडल में जाके फॉर्म डाले होंगे। तो सिर्फ एक ही प्रमंडल में फॉर्म डाला गया होगा ज़्यादा लोगों का, आप ये समझिए। तो आप मुझे ये बताइए कि उनको दूसरे प्रमंडल से क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर प्रमंडल वाइज कैंप लगता है
तो प्रमंडल वाइज कैंप लगेगा तो क्या होगा, एक प्रमंडल के जितने जिला होगा उस सारे जिले का कैंप का आयोजन एक ही डेट में, ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक ही डेट में, इसका नुकसान तो पहले समझिए। तो प्रमंडल वाइज अगर कैंप लगता है तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा अभ्यर्थी को फ़ायदा होने वाला ही नहीं है। किसको फ़ायदा होगा, जो 20% अभ्यर्थी जो दूसरे प्रमंडल में जाकर के फॉर्म डाले हैं सिर्फ उनको बेनिफिट होने वाला है। बाकी 80% जितने भी अभ्यर्थी हैं जो दूसरे प्रमंडल में फॉर्म नहीं डाले हैं उनको तो फ़ायदा होने वाला है नहीं। अब आप समझिए, अब आप सभी दोस्तों के मन में एक सवाल आता होगा, ज़रूर आता होगा, कि आखिर इसका आयोजन किस प्रकार किया जाए कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी का यानी नौकरी सुनिश्चित किया जा सके। एकदम जायज़ यानी कि समझिए आपका मांग भी है। तो इसका आयोजन है कि दोस्तों समझिए आप ऐसे कि सही कैंप का तरीका क्या है। सही कैंप का तरीका आपका जिलेवार कैंप मोड होगा। अगर कैंप का आयोजन का मांग ही करना है तो सभी अभ्यर्थियों को चाहिए कि जिलेवार कैंप का मांग करें। जैसा कि देखिए, जैसा कि पिछले जो 2014 में कैंप का आयोजन किया गया था उसमें क्या किया गया था, आप देखिए इसमें आप ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। जो पिछला जो कैंप का शेड्यूल निकला था आप उसमें पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है जिलेवार कैंप आयोजन। फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसा बोलते हैं कि प्रमंडल वाइज लगा था। कहाँ से लगा था, पिछले वाला जो कैंप लगा था वो जिलेवार लगा था। अगर आप उसको अच्छा से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिलेवार लगा हुआ था। आप समझिए कि आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या किस तरह से किया जाएगा कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो। और ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं देख रहा हूँ कि सब प्रमंडल वाइज कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जिलेवार कैंप का आयोजन हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो सके। आप समझिए कि यदि एक प्रमंडल का कैंप का आयोजन एक बार कर दिया जाता है, मान लेते हैं कि आप लोगों का मांग मान लिया जाता है कि प्रमंडल वाइज कैंप का आयोजन हो रहा है, तो क्या होगा, एक प्रमंडल का एक बार कैंप का आयोजन होगा। एक प्रमंडल में जितने ज़िले आएंगे सारे ज़िले का एक ही दिन अलग अलग ज़िला में, अगर मान लीजिए कि जिस प्रमंडल से आप बिलोंग करते हैं उस प्रमंडल में अगर 7 ज़िले हैं तो एक ही डेट में 7 ज़िलों का आयोजन होने वाला है। अगर प्रमंडल वाइज कैंप लगता है तो अगर एक ही दिन 7 ज़िलों का कैंप लगेगा तो आप तो किसी एक ज़िला का सिलेक्शन कीजिएगा। और यदि आप टॉप में नहीं बैठे हैं तो आप लिख करके रख लीजिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा इस ज़िले में जाने पर मेरा नौकरी हो ही जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जितने भी बैठे अभ्यर्थी होंगे क्या पता कि आप जहाँ जा रहे हैं वहीं पे वो आ जाएं। तो एक तरफ आप जिस ज़िले में गए हैं वहाँ पे जाने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका क्रम संख्या आता है 60-65 नंबर पे आता है और सीटों की संख्या 10 है, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मतलब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा सुनिश्चित हो ही जाएगा। अगर प्रमंडल वाइज कैंप लग रहा है तो आप एक ज़िले से फिर सोचेंगे अरे यहाँ पे तो वो जो अभ्यर्थी है वो तो आ गया है, फिर आप दूसरे ज़िला में जाने के लिए सोचेंगे। एक ज़िला से दूसरे ज़िले में जाने का पता है आपको समय कम से कम अगर देखा जाता है 1 घंटा लग जाता है। और ये जो कैंप लगेगा वो तो मान लीजिए कि 10 बजे शुरू होता है और किस समय ये 10 बजे शुरू हो रहा है तो आपका जो जैसे मान लीजिए कि आपका यानी नाम सबका पुकारा जा रहा है, आपका नाम कितने बजे आएगा आपको खुद नहीं पता है। तो कितने बजे आप इस ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए निकलेंगे कि आपका वहाँ पे हो पाएगा। और जब मान लीजिए आप दूसरे ज़िले में जा भी रहे हैं तो क्या पता आपका वहाँ नाम पहले ही बोल दिया गया हो, इस तरह आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसका समझिए कि अगर प्रमंडल वाइज कैंप लगता है तो एक तरफ आप मान लीजिए कि 4 ज़िले में फॉर्म डाले हैं तो चारों ज़िलों का कैंप तो उसी दिन लग रहा है। आप किसी एक ज़िला में जा रहे हैं तो आपका मौका ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बार एक प्रमंडल के जितने ज़िलों का कैंप का आयोजन हो गया फिर अब दूसरे प्रमंडल का आयोजन किया जाएगा और आप उस प्रमंडल में तो फॉर्म डाले ही नहीं है, तो फिर आपको प्रमंडल वाइज लगने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको। तो इसका किस तरह से मांग किया जाए कि हमें फ़ायदा हो, तो आप जब पुराना शेड्यूल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए हर प्रमंडल का 2-2 जिला का लिया गया था। जितने भी प्रमंडल है बिहार में सब प्रमंडल का 2-2 जिला। तो देखिए आपके प्रमंडल में अगर 6 जिला है, आपने 6 जिला में फॉर्म डाला है, तो अगर एक दिन अगर जिलेवार कैंप का आयोजन किया जाता है तो हर प्रमंडल से 2-2 जिला लेकर के अगर आयोजन किया जाए तो आपके ज़िला का अगर 6 जिला है जिसमें से 2 जिला का आज हो जा रहा है तो आपके पास अभी भी 4 जिला बचा होगा, जिसका आप मान लीजिए कि आज के डेट में आपका नहीं हो पाता है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर 4 जिला है तो उसके कल होकर के लगेगा। तो फिर आपके अगर फिर कल होकर के 2 जिला का आयोजन किया जाता है तो आपके पास फिर मौका मिल गया एक बार और काउंसलिंग कराने का। फिर उसके बाद अभी 2 जिला और बचा हुआ है, उसके अगले दिन में क्या होगा आपके पास फिर मौका है 2 जिला का काउंसलिंग कराने का। इस तरह से आप ज़्यादा अटेंड कर पाएंगे, आपको ज़्यादा मौका मिलेगा काउंसलिंग कराने का।
लेकिन अगर प्रमंडल वाइज किया जा रहा है तो आपके प्रमंडल के सारे जिलों का एक ही दिन आयोजन होगा, तो फिर आप किसी एक ज़िला में जाएंगे। इस तरह से आपका मैं बता रहा हूँ, अगर जिनका मेरिट अगर आप ऐसे समझिए कि 75% से कम है, उनका तो इसमें नहीं हो पाएगा। और रही बात, आपको कौन बोलेगा कि आपका जॉब नहीं होगा? आप अपने आप से रियलाइज़ कीजिए। आप किसी से पूछिएगा तो क्या बोलेगा कि नहीं आपका नहीं होगा। आपको डीमोटिवेट कोई नहीं करेगा, सब यही बोलेगा कि हाँ क्यों नहीं होगा, सबका हो जाएगा, 50%, 55%, 60% सबका हो जाएगा। लेकिन जो बात ये बोल रहा है उसको खुद नहीं पता है कि उसका होगा या नहीं होगा, अगर वह टॉप में नहीं बैठा है तो। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, सब पॉजिटिव वे में रखने का कोशिश कर रहा है कि सबका हो जाए। तो हम ऐसा मांग क्यों ना करें जिससे सबका हो? हम मांग कर रहे हैं प्रमंडल वाइज, प्रमंडल वाइज। अरे भाई प्रमंडल वाइज का पहले मतलब तो समझिए। प्रमंडल वाइज में क्या होगा, एक प्रमंडल का लगा दिया गया, दूसरे प्रमंडल में मैंने फॉर्म ही नहीं डाला था, क्या फ़ायदा हुआ? अब लोग कह रहे हैं कि इस प्रमंडल एक दिन में इस प्रमंडल में मौका मिल जाएगा, दूसरे प्रमंडल में फिर उसके फॉलो करके मौका मिल जाएगा। कैसे मौका मिल जाएगा? मैंने तो फॉर्म ही नहीं डाला उस प्रमंडल में, तो मौका कैसे मिल जाएगा? मैंने तो अपने प्रमंडल के ज़िले में फॉर्म डाला है, तो मुझे तो ज़िला में मौका मिलना चाहिए ना। मुझे प्रमंडल से क्या मतलब है? मुझे अपने ज़िले में फॉर्म डाला है तो अपने ज़िले से मतलब है। तो दोस्तों आप समझिए कि हमें ज़िलेवार कैंप का आयोजन का मांग करना चाहिए। हाँ, अब रही बात कि अब ज़िलेवार कैंप का आयोजन किस प्रकार से हो, तो आप पुराना कैंप का शेड्यूल देखिए। पुराना वाला कैंप का शेड्यूल बहुत अच्छा शेड्यूल है, बस उसमें कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग कर रहे हैं एक दिवसीय काउंसलिंग, एक दिवसीय काउंसलिंग। एक दिवसीय काउंसलिंग में कैसे सबका हो जाएगा? इसमें तो 50% सीट भी नहीं फुलफिल हो पाएगा। और सरकार अपना वाहवाही लूटेगी, हमने तो 94,000 का यानी बहाली कर दिया। और अभी जो बहाली चल रहा है, यह बहाली एक हो गया है झुंझुना, कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में, जिसको जो मन कर रहा है जाके केस कर रहा है, बेबुनियादी केस। मैं इस पर भी चर्चा करूँगा, कौन कौन से अभ्यर्थी है जो इस बहाली को फंसाने में अपना अहम योगदान दिया है। बहाली को खुलवाने में कम और फंसाने में अपना ज़्यादा योगदान दिया है। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि अभी कैंप का और काउंसलिंग का जो बात है, तो हमें ज़िलेवार जब कैंप या काउंसलिंग की बात हो तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करना चाहिए कि सबको पता है कि एक दिन नगर पंचायत और नगर इकाई का लगेगा, तो नगर का तो जिला में ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक स्तर का जो भी पंचायत, ब्लॉक और नगर का, ये दोनों का जिला में लगेगा। और बात आती है पंचायत का, तो हर ज़िले में लगभग 20, 21, 22, 23 इस तरह से ब्लॉक है, और एक ब्लॉक में 22, 23 पंचायत है। तो अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि पंचायत का जो कैंप लगेगा ब्लॉक में, तो आप उसमें भी क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक में जाएंगे। और मान लीजिए कि अगर आप टॉप में नहीं बैठे हैं तो वहाँ भी आपको वही समस्या आने वाली है जो अभी प्रमंडल वाइज कैंप में आ रहा था। वहाँ भी आप सुनिश्चित नहीं है कि हो पाएगा, नहीं। देखिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे एकदम हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आप गारंटी लीजिएगा कि सबका हो जाएगा? अगर प्रमंडल वाइज कैंप का आयोजन किया जा रहा है तो आप गारंटी लेते हैं कि सबका जॉब हो ही जाएगा? हम क्यों मान लें प्रमंडल वाइज कैंप के आयोजन का? जो सबके हित में हो ऐसा मांग कीजिए ना। पंचायत क्या बोलते हैं, प्रमंडल वाइज कर रहे हैं। प्रमंडल वाइज में किनको फ़ायदा? 20% अभ्यर्थी जो एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में जाकर के फॉर्म डाले, वही लोग मांग कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, सबको ही जान रहे हैं। अपने प्रमंडल के ही 5-7 जिला में सब अभ्यर्थी फॉर्म डाले हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में जाके डाले हैं? मैंने तो नहीं डाला है, क्योंकि उतना मैं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्म डालने में एबल नहीं था कि दूसरे प्रमंडल में जाकर के फॉर्म डालो। कुछ ऐसे ही अपने ही ज़िले में कुछ ऐसे भी जगह है जहां मैं फॉर्म नहीं डाल पाया, उतना समय नहीं मिल पाया फॉर्म डालने का, तो दूसरा प्रमंडल का कैसे सोच सकता हूँ? तो एकदम बेबुनियादी मांग है प्रमंडल वाइज कैंप का। और देखिए, पिछला आप जब काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे या कैंप का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, वो जो कैंप का शेड्यूल एक दिवसीय सब एक दिन लगा था, लेकिन एक ही दिन पूरा बिहार में नहीं लगाया गया था। आप सही से उसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। वो कम से कम 15 दिनों का था, 15 दिन तक चला था वो कैंप काउंसलिंग। तो तब जाकर के मैक्सिमम लोगों का हुआ था। और लोग कह रहे हैं कि सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा। एक दिन के अंदर अगर पूरे बिहार में लगा दिया जाएगा तो भगदड़ हो जाएगा।
और क्या बोलते हैं ना, हम अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी की तरह हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मेरिट वालों का भी हो सकता है नहीं हो, क्योंकि वो भाग दौड़ में इधर उधर रह जाएंगे। और कम वाले का तो बात ही नहीं, वो तो अपना सुनिश्चित ही नहीं कर पाएंगे कि उनका क्या होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो उनको ये डिसाइड करने में ही काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा कि हम जाए तो जाए कहाँ। अगर आप सच में अगर सबकी भलाई चाहते हैं और सबकी चाहते हैं कि नौकरी हो जाए, तो आपको मांग अपना बदलना पड़ेगा। सबसे पहला मांग बदलना पड़ेगा कि आप एक दिन पूरे बिहार में कैंप लगाने का मांग मत करिए। दूसरा चीज़ क्या करना होगा, प्रमंडल वाइज का तो मांग ही मत करिए। हाँ, प्रमंडल वाइज का मांग ही करना है तो इसको इस तरह से मांग करिए कि हर प्रमंडल का 2-2 जिला के एक दिन क्या करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि एक प्रमंडल में 8 जिले हैं, तो जैसे तिरहुत का 2 प्रमंडल ले लेंगे, दरभंगा साइड का 2 जिला ले लेंगे एक डेट में। तो इस तरह से एक दिन में, अगर बिहार में 38 जिला है तो एक दिन में अगर हम 5-5 जिलों का आयोजन करते हैं तो 7 दिन के अंदर, 8 दिन मान लेते हैं, 8 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ये शेड्यूल, अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम 10 दिनों का शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आराम से हो जाएगा। 10 या 15 दिनों के शेड्यूल चलेगा तब भी जा करके सबका होगा। और रही बात केस करने वालों का, तो केस करने वालों का क्या है, जब तक ये बहाली कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो लोग केस करना छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें मांग बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमने ना तो दूसरे प्रमंडल में जाकर के फॉर्म डाला है, हमने तो सिर्फ अपने प्रमंडल के जितना जिला उतना में भी हमने अपना फॉर्म नहीं डाल पाया। तो दूसरे प्रमंडल में कैसे हम जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं। अरे जब हम दूसरे प्रमंडल में फॉर्म ही नहीं डालें तो वहाँ काउंसलिंग के लिए कैसे जा सकते हैं। हमें तो अपने प्रमंडल के मैक्सिमम जिलों को कवर करना है। और यदि एक दिन अगर मान लीजिए कि नगर इकाई और नगर पंचायत का अगर लगता है ज़िले में, तो उसमें कुछ अभ्यर्थी आ जाएंगे। मांग ही करना है तो आपको सबसे पहले ये मांग करिए कि चलिए ठीक है, पहले 6, वो तो होना ही है, खैर 6 to 8 का आयोजन कीजिए, फिर 1 to 5 का, ये तो खैर ऐसे भी होने वाला है। तो कुछ अभ्यर्थी 6 to 8 के 1 to 5 में भी है तो 6 to 8 में चले जाएंगे। दूसरी बात हो गया कि कुछ जो ज़्यादा मेधावी छात्र है, जिनकी मेरिट ज़्यादा है, वो अपने जैसे नगर पंचायत वगैरह में अपना ज्वाइनिंग करेंगे। उनसे थोड़ा कम मेधा वाले हैं वो अपना ब्लॉक में ज्वाइन करेंगे। और सच में जिनका कम मेधा है उनको पंचायत में मौका मिलेगा। कब मिलेगा, जब हमारे पास काउंसलिंग कराने का ज़्यादा मौका रहेगा तब। एक दिन में तो हम नहीं करा पाएंगे, और मैं क्या, मैक्सिमम अभ्यर्थी नहीं करा पाएगा, ये बात सबको ही जान रहा है। तो सरकार से हमें ये भी मांग होना चाहिए कि जितना भी कैंप का आयोजन स्थल हो, अगर संभव हो तो हमें मांग ही करना है तो हम ऐसा मांग करें ना कि आयोजन स्थल जिला में रखा जाए, चाहे वो नगर पंचायत का हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, या चाहे पंचायत लेवल का। और बहुत सारे लोगों के मन में ये अब प्रश्न उठता होगा कि अब एक पंचायत में एक ब्लॉक में 23 पंचायत है, तो अब एक ज़िले में हो गया, अगर मान लीजिए 20 ब्लॉक है, तो इतना सारा पंचायत का एक दिन में कैसे लगेगा, नहीं लग सकता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बड़ा सा अगर कैंप, ग्राउंड के अंदर अगर कैंप लगाया जाए तो एक दिन में पंचायत का काउंसलिंग कम से कम 3 से 4 दिन होना चाहिए, अगर जिला स्तर पे हो तब। अगर आप समझिए कि एक दिन में अगर 50 पंचायत का लगाया जाता है एक ग्राउंड के अंदर, तो 4 दिन में कितना, 200 पंचायत हो गया। 200-250 पंचायत आराम से कवर किया जा सकता है। और अगर जिला लेवल पे लगेगा तो हमें एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही कैंप में बहुत सारे अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे, और क्या होगा, वहाँ पे नाम पुकारा जाएगा, उनको मौका मिलेगा, दूसरे ब्लॉक का भी पंचायत कवर हो जाएगा, तीसरे ब्लॉक का भी हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक का पंचायत में जो फॉर्म डाले हैं उनको मौका मिलेगा। और यहाँ पे क्या होगा ना, अभ्यर्थियों का ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। तो सबसे ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है कि यदि संभव हो तो मांग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पंचायत का भी आयोजन कहाँ किया जाए, जिला लेवल पे किया जाए। और ये कैंप है कम से कम पंचायत का तो 4 या 5 दिन, जितना दिन, अगर हम 4 दिन भी पंचायत का रखते हैं ना, तो आप सोचें कि एक दिन चलेगा क्या बोलते हैं नगर पंचायत का, दूसरा दिन चलेगा ब्लॉक का, तीसरा, अगर 4 दिन हम पंचायत का लेते हैं तो 7 दिन हुआ। अगर मान लेते हैं कि बिहार में, पूरे बिहार में अगर हम क्या करते हैं एक दिन में कितना, अगर मान लेते हैं कि अगर 9 जितना प्रमंडल हो उसमें से हम क्या करेंगे, अगर 5-5 जिला का ले रहे हैं तो एक दिन में कितना हो गया। अगर एक दिन में अगर 5 जिला लिया जा रहा है तो 6 दिन में कितना हो गया, 30 हो गया। अगर 8 दिन रख लेते हैं तो 8 दिन का हो गया कितना, 40 जिला कवर हो रहा है लगभग। अगर हम देखेंगे तो 15 दिनों के अंदर एक क्या हो जाएगा हमारा काउंसलिंग
ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के आयोजन से जिलेवार आयोजन आप ध्यान रखें, मांग करें प्रमंडल वाइज छोड़ करके जिलेवार कैंप का आयोजन का मांग करें। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि सच में इसमें 50% सीट भी नहीं फुलफिल हो पाएगा और सरकार अपना बोलेगी मैंने तो ओपन कैंप भी लगाया, उसमें अभ्यर्थी ही नहीं सेलेक्ट हो पाए, उस तरह के एलिजिबिलिटी नहीं रखते थे या फिर उनका उतना मेघा नहीं लगा हुआ है। अब वो चाहे दिसंबर वाला हो या फिर प्राथमिकता मैटर को लेकर के केस हो, सब किसी ने अपने हक के लिए लड़ा और सब किसी ने इसको जिस तरह चाहा उस तरह अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब लोगों ने अपने तरीके से इस बहाली को रोका और खुलवाया। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी समझिए कि चंदा चोर लोग हैं जिनका रोजी रोटी चल रहा है, ये जानते हुए कि इस बहाली में हम शामिल नहीं हो सकते हैं फिर भी ज़बरदस्ती शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या नाम ले किसी का। अब है कुछ चैनल वाले, अब वो शिक्षा पता नहीं सुधार कर रहा है कि बिगाड़ कर रहा है। उसको जब शुरू में बोला गया कि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन लोगों ने क्या किया, ज़बरदस्ती केस किया, झूठा किसी तरह से मैटर को बना करके केस डाल दिया। सबसे पहला काम क्या किया, स्टे लेने का। एक ने स्टे लिया नियुक्ति पत्र पे तो दूसरे ने स्टे लिया मेरिट लिस्ट पे, सबको पता है। और आज वही लोग बात करते हैं कि बहाली में चंदा चोर लोग चंदा उगाही कर रहे हैं। सबसे पहले चंदा उगाही का काम शुरू किसने किया था? और अभी भी लगे हुए हैं बहुत सारे लोग कि किसी तरह से स्टे करा दिया जाए, तो वैसे चंदा चोरों को बता दिया जा रहा है अभी बहाली स्टे होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लें। हाँ, ये हो सकता है कि जितने भी ये चंदा उगाही कर रहे हैं, चूँकि जो इस बहाली में शामिल नहीं हुए हैं, अब ये लोग सोच रहे हैं बहाली जब तक, अब उन लोगों को सोचना भी चाहिए कि जब तक ये बहाली कंप्लीट नहीं होगी तब तक आगे की बहाली आएगी नहीं। और ये बात वे लोग भली भांति जानते भी हैं कि ये बहाली ख़त्म होगी, फिर उसके बाद कितने दिनों में आएगी नहीं आएगी, तब तक खाने पीने के लिए कुछ पैसा ऐंठ रहे हैं अभ्यर्थियों सबसे। अभी चंदा मांगा जा रहा है जबकि एलपीए में केस जाने के लिए। उन गधों सबको कैसे बताया जाए कि अब वकील के पास जा रहे हैं, कि वकील से पूछा जा रहा है कि इस बहाली को कैसे ये किया जाए, रोकने का काम किया है। तो भाई तुम्हें बता दूं कि यदि किसी वकील के पास, वकील का तो काम ही है यही, किसी भी तरह के केस को अगर ना भी बन रहा होगा वो बना के केस फाइल कर देगा। उसको पैसा चाहिए हियरिंग का पैसा चाहिए, वो तुम जीतो या हारो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वे लोग करते क्या है, आप लोगों से चंदा मांगेंगे, चंदा मांगने के बाद क्या करेगा, वकील के पास जाएगा, वकील क्या करेगा, एक फाइल कर देगा। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो इस 94,000 में शामिल अभ्यर्थियों का नुकसान है। आप समझिए कि अभी हाल फिलहाल की बात है कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ है जिनके पिताजी डेथ कर गए। अब कितने लोगों का इस बहाली के लिए बलिदान देना पड़ेगा। इन चंदा चोरों को समझ में आता नहीं है ये बात, कितने लोगों के लाश से पैसा कमाएंगे। उनका लड़का आकर के वीडियो में बोल रहा है कि मेरे पिताजी ये बहाली की राह देखते देखते मतलब कि डेथ कर गए। उनके दादाजी जब भी बहाली की बात सुनते हैं तो उनके आंखों